we are a bridge between the government policies and also to the Australian public. So we work for the, लेकिन अभी भी टीबी आपके सोसाइटी में है और दुनिया की 1/3 पॉपुलेशन दे ऑलरेडी कैरी द टीबी बग इनसाइड लाइक माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस. कोई बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताऊं कि पिछले 100 साल में कोई भी नई वैक्सीन मार्केट में नहीं आई है, क्योंकि ये दिस इज कंसिडर्ड एज ए डिजीज ऑफ ए डेवलपिंग वर्ल्ड कि अरे ये तो कुछ नहीं होता, वैक्सीन से कुछ नहीं होगा. वाइफ बिना नहाए मेरे सामने आ जाती है. तो दैट डे आई बिलीव कि एलियंस होते हैं, कि देयर इज अनदर सिविलाइजेशन माइट एग्जिस्ट इन द यूनिवर्स. राम राम नमस्कार. तो आज आपका फिर स्वागत है डैशकास्ट के एक और एपिसोड में. तो एज आई ट्राई टू ब्रिंग मोर वर्सेटाइल गेस्ट्स टू दिस शो, आज मेरे साथ हैं someone from the science world who will be talking about science and other aspects of it. So let's welcome Mr. Sarvesh, who is a scientist specializing in microbiology. So let's begin the chat. Hi Sarvesh, कैसे हो? Thanks Tushil, thanks for having me on your show. Thank you so much for your time. So do you want to tell a bit about yourself before we begin getting to the podcast? So myself Sarvesh, anyway Dushyant has told all of you about me. So मैंने इंडिया में एक इंस्टीट्यूट है नेशनल केमिकल लेबोरेटरी, वो पूना में है. तो वो काफ़ी रिनाउंड इंस्टीट्यूट है, वर्ल्ड रिनाउंड इंस्टीट्यूट है, जिसमें कि भारत में जब हम एमएससी करते हैं उसके बाद नेट जेआरएफ एक एग्ज़ाम होता है, उसको क्लियर करते हैं, उसके बाद ही आपका एडमिशन होता है उस इंस्टीट्यूट में. तो वहाँ से मैंने पीएचडी की थी. वो पीएचडी जो डॉक्टरेट ऑफ फिलोसफी जो हम सभी लोग जानते हैं, तो उस पीएचडी में मैं आई वाज यूजिंग डिफरेंट काइंड ऑफ माइक्रोऑर्गेनिम्स टू प्रोड्यूस प्रोटीन कॉल्ड फाइटेज. तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हुए मैं जस्ट क्योंकि धीरे धीरे जाएंगे, डिटेल में आगे बातें होंगी. हाँ. तो बिफोर वी बिगिन डिस्कशन अबाउट साइंस एंड इट्स एस्पेक्ट्स, मेरा सीधा सा सवाल है और बच्चों के लिए भी, हाउ टू एंटर द रिसर्च वर्ल्ड ऑफ ऑस्ट्रेलिया? इज इट इजी और इट्स वेरी हार्ड? नहीं, इसका एक ऐसा कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर तो हम लोग ऐसे कोई बनाया कोई सॉल्यूशन तो हम दे नहीं सकते कि यदि साइंस में जाना ही है तो ये एक रास्ता है. तो सबसे पहली चीज़ जो मुझे लगती है कि सबसे पहले तो आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, सबकी आपका सही में साइंटिफिक इनोवेशंस और क्यूरोसिटी वाला आपका माइंड होता है. सेम टाइम पीएचडी एक वैसे भी एक ट्रेनिंग है. तो यदि आपका इंटरेस्ट है साइंस में तो आपको फिर ये फील्ड चूज़ करनी चाहिए. लेकिन सेम टाइम यदि ऑस्ट्रेलिया की बात करें और यदि कोई इंडिया से आना चाहता है और ऑस्ट्रेलिया में पीएचडी या साइंस रिलेटेड कोर्स करने होते हैं, तो जैसे हमने बीएससी की भारत में या फिर बीटेक किया, तो उसके बाद आप किसी भी ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी में पीएचडी के लिए डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं. तो उसमें पीएचडी की फ़ीस होती है और आपके सीवी के बेसिस पे डिसाइड किया जाता है कि आपको स्कॉलरशिप मिलेगी कि नहीं. तो काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप ऑफ़र करती हैं. तो उसमें आप अपना सीवी, कवर लेटर और जिस भी एरिया में आप इंटरेस्टेड हो काम करने के लिए, जो आपने बैचलर किया है या मास्टर्स किया है, तो बैचलर 4 साल का बैचलर, जैसे बीटेक किसी ने किया है, या बीएससी ऑनर्स. लेकिन बीएससी ऑनर्स का जो लास्ट साल है वो रिसर्च बेस्ड होना चाहिए पूरा, यदि आप 4 साल के बाद पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं ऑस्ट्रेलिया में. अदरवाइज़ 3 साल की बीएससी और 2 साल की एमएससी, और वो भी मोस्टली रिसर्च फोकस्ड. तो उसके बेसिस पे, और यदि आपके जो भारत में या इंटरनेशनली जहाँ पर भी आपने अपना मास्टर्स किया है, जिसमें आपके यदि कोई रिसर्च पेपर्स हैं, सो दैट इज़ इवन मच बेटर. तो उसके बेसिस पे आप अप्लाई करते हैं, और यदि आपका और सुपरवाइजर जिस पर्टिकुलर रिसर्च एरिया में यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं और उसमें यदि वो दोनों तरफ से मैच हो जाता है, सो देन यू टेक एडमिशन इनटू पीएचडी प्रोग्राम. और अदरवाइज आफ्टर बीएससी समथिंग कॉल्ड हायर डिग्री बाय रिसर्च, तो मास्टर्स प्रोग्राम में भी जिसमें कि आप रिसर्च ज़्यादा करेंगे, तो इस तरह के भी कोर्सेज हैं ऑस्ट्रेलिया में जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं. तो ये एक रास्ता है. और लेकिन इसमें मेन पॉइंट क्या आता है कि यदि आपको स्कॉलरशिप मिले तो वही सबसे बेस्ट है यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में आके पीएचडी करना. लेकिन पीएचडी की जर्नी बहुत डिवोटेड जर्नी है. यदि उस पीरियड में यदि आप सेम टाइम यदि आप अपने बाहर भी काम कर रहे हैं और इफ़ यू आर ट्राइंग टू मैनेज योर पीएचडी, तो काफ़ी कंडीशन में वो पीएचडी वर्थ नहीं है. वो आपको डिग्री मिल जाएगी लेकिन उसके बेसिस पे जो रिसर्च में आप कैरियर बनाना चाहते हैं उस तरह से कैरियर नहीं बनता है. हाँ, तो कोशिश करो
कि आप विद स्कॉलरशिप आओ और फी ओवर मिल जाए तो और अच्छा। हाँ, तो ये एक तो है कि यदि बाहर से आ रहा है और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में रह के यदि आप पढ़ रहे हैं तो ऑस्ट्रेलिया में गवर्नमेंट में यदि आप पीआर हैं तो पीआर के लिए अभी कोई फीस नहीं है, तो उसको लोकल स्टूडेंट कंसीडर किया जाता है, लेकिन दे आल्सो हैव टू कम्पीट फॉर द स्कॉलरशिप। So as you are working with the government here, आपका scope of work क्या है? If you can give us a little bit overview of it. हाँ, तो अच्छा, तो मैं अच्छा थोड़ा अपना जर्नी बताता हूँ कि जब मैंने भारत से पीएचडी की, फिर यहाँ पर एक RMIT यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ पर मैं एज ए साइंटिस्ट मैं भारत से यहाँ आया। फिर मैंने 7-8 साल वहाँ पर रिसर्च की, अपना ग्रुप डेवलप किया और डिफरेंट एरियाज में लाइक माइक्रोबियल डायग्नोस्टिक्स, टीबी, एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी, डिफरेंट एरियाज में काम किया। तो उसके बाद जो ऑस्ट्रेलियन सरकार का एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है, उसको बोलते हैं ऑस्ट्रेलियन साइंस पॉलिसी फेलो, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर में आप जनरली पाते हैं कि साइंटिस्ट या रिसर्च वाले जो लोग हैं वो बंदे इतने प्रोमिनेंटली नहीं है सिस्टम में। तो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट का ये प्रयास था कि इस तरह की थिंकिंग के लोग आए जो कि किसी प्रॉब्लम को क्रिटिकली एनालाइज कर सके, ना कि यदि किसी सीनियर ने बोल दिया कि साहब ऐसा करना है, तो ऐसा नहीं कि आप एज ए गवर्नमेंट सर्वेंट आप जस्ट ब्लाइंडली वही काम करना शुरू कर दोगे। तो उनको तो पॉलिसी मेकिंग, तो आई वर्क विद द डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड एज्ड केयर विद मिनिस्टर ऑनरेबल मार्क बटलर। तो यदि ऐसा सोचिए कि सरकार आपसे टैक्स में पैसा कलेक्ट करती है, फिर ये सरकार की जिम्मेदारी होती है कि उस पैसे को जनता तक कैसे पहुंचाया जाए। तो उसके लिए हर डिपार्टमेंट को कुछ बजट अलॉट होता है, तो जो बीच में जो लोग हैं उस बजट को जनता तक पहुंचाने वाले, तो वो मोस्टली पॉलिसी मेकर्स होते हैं कि किस तरह की पॉलिसी बनाई जाए कि जो फेयर हो, ट्रांसपेरेंट हो, लोगों से डिस्कस करी हुई हो और सही हाथों में वो पैसा पहुंचे। तो मैं जिस एरिया में काम करता हूँ तो उसको बोलते हैं मेडिकल रिसर्च फ्यूचर फंड। तो ये $20 बिलियन का ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट का फंड है, और ओवर द पीरियड ऑफ 15 to 20 ईयर्स हमको धीरे धीरे उस पोर्शन को, उस पैसे को या डॉलर मनी को धीरे धीरे रिसर्च सेक्टर या डिफरेंट रिसर्च कैपेबिलिटी डेवलपमेंट में पहुंचाना होता है। तो मेरा रोल मोस्टली रहता है कि इस तरह की पॉलिसीज़ का पार्ट बनूं या पॉलिसीज़ में हेल्प करूं डेवलपमेंट में, कि वो पर्टिकुलर रिसर्च एरिया में वो पैसा जाए। जैसे कोविड पीरियड था, तो कोविड जैसे हिट हुआ तो एकदम से बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो गई कि कोविड की रिसर्च में पैसा चाहिए। तो हम लोगों ने एज ए अर्जेंट स्टेप्स उठाकर इस तरह के पॉलिसीज़ डेवलप की कि कैसे जल्दी से उन रिसर्चर्स को पैसा पहुंचाया जा सके जो कि पहले से इस एरिया में काम कर रहे हैं, जो जल्दी से वैक्सीन या ड्रग्स या इन्फेक्टिविटी की किस तरह से कोविड आपको इन्फेक्ट कर रहा है, उन तरह के उन एरियाज में काम कर सकें। तो ओवरऑल इट्स लाइक वी आर अ ब्रिज बिटवीन द गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड आल्सो टू द ऑस्ट्रेलियन पब्लिक। सो वी वर्क फॉर द गुड ऑफ ऑस्ट्रेलियन पब्लिक। तो एज यू आर डूइंग रिसर्च, तो कोई ऐसी रिसेंट इनोवेशन, कोई शॉकिंग चीज़ आप पता चले ऑस्ट्रेलिया के बारे में या इन योर फील्ड? तो सबसे एक्साइटिंग रिसर्च जो आई वॉज इन्वॉल्व विद, इट इज़ लाइक माइक्रोबियल डायग्नोस्टिक्स। सो इवन हम लोगों ने ये वाला काम बिफोर कोविड ही शुरू कर दिया था कि आप ऐसे सोचिए कि जो रैट टेस्ट हम सभी लोगों ने जो यूज़ किया, रैपिड एंटीजन टेस्ट, कि कोविड के समय की जल्दी से हमें पता लग जाए कि कोविड है या नहीं है। तो हम लोग इस तरह की टेस्ट पे काम कर रहे थे, उनको बोलते हैं पॉइंट ऑफ केयर टेस्ट या रैपिड डिटेक्शन टेस्ट किट। तो हम लोग काम कर रहे थे डिफरेंट वाटर कंपनीज़ के साथ। तो यदि ऐसे सोचिए कि एक फ्रेश वाटर का एक वाटर सोर्स है और उसके साथ सीवेज का वाटर मिक्स हो जाए, और यदि वही पानी सप्लाई हो जाए तो कितने सारे लोग बीमार होंगे। तो यदि हम लोग उसको उसी समय पर डिटेक्ट कर लें, हाथों इंस्टेड ऑफ सेंडिंग दैट सैंपल इनटू द लैब एंड गॉट टू नो आफ्टर 3 days, कि 3 दिन या 7 दिन के बाद पता चलता है कि अरे चलो इतने सारे लोग बीमार हो गए। तो हम लोग ऐसा कोशिश कर वो अलग किट बनाने की कोशिश कर रहे थे। तो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है ई-कोलाई। तो ई-कोलाई का डिटेक्शन इफ़ यू कैन डू इट वेरी क्विकली ऑन द स्पॉट, तो ये मेलबोर्न वाटर और साउथ ईस्ट वाटर के साथ ये वाला प्रोजेक्ट हमने किया था। एक एनवायरमेंटल प्रोटेक्टिंग एजेंसी विक्टोरिया की, तो दे वर इंटरेस्टेड टू नो अबाउट एंट्रोकोकस, द सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशन। एक दूसरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है कि इफ वी कैन डिटेक्ट इट अर्ली। हाँ, तो वो एक रिसर्च फील्ड रही है।
फिर ट्यूबरकुलोसिस। तो टीबी अभी काफ़ी प्रेवलेंट है इंडिया में अभी भी और डेवलपिंग वर्ल्ड में। तो आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि कोविड के बाद टीबी से ही सबसे ज़्यादा डेथ होती है वर्ल्ड में अभी तक। यानी टीबी नंबर 1 था, ट्यूबरकुलोसिस, लेकिन कोविड के 2 पीरियड में कोविड वाज द मैक्सिमम कि जिसमें सबसे ज़्यादा डेथ हुई। लेकिन अभी भी टीबी आपके सोसाइटी में है और दुनिया की 1/3 पॉपुलेशन दे ऑलरेडी कैरी द टीबी बग इनसाइड लाइक माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो उसके इरेडिकेशन के लिए या कि नई ड्रग उसके डेवलपमेंट के लिए तो हम अपनी लैब में विद डॉक्टर शंपा सरकार हम लोग वी आर ट्राइंग टू डेवलप न्यू काइंड ऑफ वैक्सीन बाय यूजिंग सम सरफेस एंटीजेंस ऑफ द माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो कि और एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताऊं कि पिछले 100 साल में कोई भी नई वैक्सीन मार्केट में नहीं आई है, क्योंकि ये दिस इज कंसिडर्ड एज ए डिजीज ऑफ ए डेवलपिंग वर्ल्ड। तो उस वजह से अब ये हम लोग BCG जो बचपन में हमारे लगता है BCG वैक्सीन, वो टीबी के लिए लगती है। तो पिछले 100 साल से कोई डेवलपमेंट ही नहीं हुआ है कोई नई वैक्सीन बनाने में। और जब कोविड हिट हुआ तो लोगों को वैक्सीन का इम्पोर्टेंस समझ में आया। तो सेम टाइम तो टीबी भी बहुत रेलेवेंट एरिया ऑफ रिसर्च है जहाँ पे भी हम काम कर रहे हैं टू डेवलप न्यू काइंड ऑफ वैक्सीन्स एंड आल्सो इफ वी कैन डिलीवर द ड्रग्स वाया द पल्मोनरी रूट। कि हम सभी लोग अभी एंटीबायोटिक्स या दवाइयाँ मुंह से लेते हैं, लेकिन टीबी जो लंग में होती है पल्मोनरी टीबी, तो यदि हम उस ड्रग को डायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ नैनो पार्टिकल्स कैन डिलीवर इनटू लंग डायरेक्टली, तो एक प्रोजेक्ट वो भी हम रन कर रहे हैं। और हाँ, तो अभी हमने डिस्कस किया कोविड का, तो बात शुरू कर लिया आपने। तो कोविड पहले एक टाइम में फ्लू भी पेंडेमिक था एंड टर्न टू अ नॉर्मल डिजीज, एंड पर अभी हमने फेस किया कोविड रिसेंटली। तो आपके हिसाब से व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड कि ये इतना क्यों फैल, वाइड स्प्रेड क्यों हुआ इतना कोविड? एक बहुत कंक्लूसिव आंसर तो हम लोग नहीं दे सकते, लेकिन जो इनिशियल रिसर्च और इनिशियल जो डेटा अभी फील्ड में है उसके बेसिस पे ये कहा जाता है कि एक नया तरीके का, क्योंकि हम एक म्यूटेशन करके चीज़ होती है, तो हमारे सारे माइक्रो ऑर्गेनिम्स और वायरस दे कीप म्यूटेटिंग कि उनके जेनेटिक स्ट्रक्चर में जो सबके RNA DNA जो जेनेटिक मटेरियल होता है हमारी इस कोशिका में, उसी तरह वायरस के अंदर भी RNA बेस्ड वायरस और DNA बेस्ड वायरस होते हैं। तो उसके अंदर म्यूटेशन होते रहते हैं। तो म्यूटेशन कई बार कुछ म्यूटेशन ऐसे होते हैं कि उस वायरस को वीक बना देते हैं, कई बार कुछ म्यूटेशन ऐसे होते हैं कि उस वायरस को और ज़्यादा पोटेंट और विरुलेंट बना देते हैं। तो यही कोविड के केस में हुआ। तो सार्स करके एक वायरस होता है, तो वो पहले से ही वी वर ऑलरेडी हैविंग इन आवर एनवायरनमेंट इन आवर सिस्टम, लेकिन उसमें कुछ पर्टिकुलर ऐसा म्यूटेशन हुआ कि जिससे वो इतना लीथल हो गया कि वो दैट कैन एंटर इनटू योर बॉडी वेरी इजीली। तो उसके सरफेस रिसेप्टर, जो कोविड के सरफेस रिसेप्टर में कुछ ऐसा चेंज हुआ बिकॉज ऑफ चेंज इनटू सम म्यूटेशन इनटू द जेनेटिक मटेरियल ऑफ द वायरस, कि दिस कैन ईजीली एंटर इनटू योर बॉडी। और सेम टाइम उसके आगे की जो रिएक्शंस हैं इट कैन इवन बिकम मोर विरुलेंट टू द रिएक्शन। तो ये तो हुआ जेनेटिक लेवल पर कि वायरस के साथ क्या हुआ, एंड देन इट स्टार्टेड स्प्रेडिंग। सेकंड थिंग मेरे को कुछ इस स्तर पे लगता है कि शायद हमारी जो प्रिपेयर्डनेस थी, जो हमारी तैयारी थी किसी पेंडेमिक से लड़ने की, क्योंकि भाई जो लास्ट पेंडेमिक थी वो आपकी 100 साल पहले आई थी, तो शायद हम उस सिस्टम में इस तरह जीते चले गए कि हम लोगों ने उस रिस्क को उस इतना ज़्यादा कंसीडर नहीं किया कि दूसरी पेंडेमिक आ सकती है। तो वो जो प्रिपेयर्डनेस या तो तैयारी करनी, हम जैसे इसके युद्ध पे जाते हैं तो युद्ध तो हर दिन हो नहीं रहा होता है, लेकिन हम लोग फिर भी उसकी तैयारी करते हैं, सेना को तैयार करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, आपका गोला बारूद वो सब बना के रखते हैं। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में मुझे लगता है कि इंटरनेशनली एवरी कंट्री इज़ रेस्पॉन्सिबल in terms of not taking care of pandemic preparedness procedures। तो उस चक्कर में जैसे सुन पता लगा माइक्रो ऑर्गेनिम्स एमर्ज हुआ है और एक पर्टिकुलर तरीके से एकदम से फैल रहा है, तो एयरपोर्ट के प्रोसीजर्स जो कि बाद में हुए, ये फ्लाइट में कैसे ट्रैवल करना है, लोगों को एक दूसरे से दूर कैसे रखना है, और हम लोग डिसैनिटाइजेशन की प्रैक्टिसेस, सो सब कुछ हुआ, लेकिन आफ्टर 3 to 6 months। लेकिन उस पीरियड में वो पूरी दुनिया में फैल चुका था। और सेकंड फैक्टर हुआ था कि जो जो हमारा जो अंतर्राष्ट्रीयकरण हुआ है अब हम सब लोगों का, कि हम अभी ट्रैवल ज़्यादा करते हैं, तो वो भी एक रीज़न था कि कोविड बहुत तेज़ी से फैला, दुनिया के हर देश में हर जगह तक पहुंच गया। हाँ,
तो जितना डेडली इसको दिखाया गया उतना था, क्योंकि लोगों के दो पहलू थे. देयर वाज अ होल कम्युनिटी जो कहती थी ये सब झूठ है, इतना डेडली नहीं है. देयर वाज अ होल कम्युनिटी जो कहती थी बहुत डेडली है. तो ये था कि नहीं? ये कि जो मेरा मानना है और जो रिसर्च कहती है और जो प्रूफ्स अभी तक जो मिला है कि यदि वैक्सीन टाइम से नहीं आती तो ये और ज़्यादा डेडली, आप जिस लेवल पर जिस स्पीड पे हम वैक्सीन को मार्केट में लेके आए, तो जो एक्चुअल जो डेडली रूप जो हमको देखने को मिल सकता था वो काफ़ी हद तक नहीं मिला. और इसमें भारत सरकार की भी तारीफ़ करनी पड़ेगी कि पूरा दुनिया भारत की तरफ इस तरह से देखने वाला था कि भारत में तो पता नहीं कितनी करोड़ों लाखों डेथ्स होंगी, कि भारत कैसे कंट्रोल कर पाएगा. लेकिन आई रियली वांट टू अप्रिशिएट द करंट गवर्नमेंट इन द ऑफिस इन इंडिया कि उन्होंने जिस तरीके से बाय लर्निंग द लेसन्स फ्रॉम अदर कंट्री एंड सेम टाइम देयर ओन टेक्नोलॉजी, कि जनता को बहुत कम समय में ट्रेन किया कि कैसे आप डिस्टेंस बना के रखें, जल्दी से जल्दी इंडिजिनस वैक्सीन, और सेम टाइम जो बाहर जो वैक्सीन डेवलप हुई थी उसकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी भारत में डेवलप की और उसको जल्दी से जल्दी जनता को लगाया. तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है भारत जैसे देश में जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड है. तो ये तो मेरा मानना है कि हम और ज़्यादा डेडली रूप हमको देखने को मिलता है यदि टाइम से वैक्सीन और ये प्रोसीजर्स वर नॉट इन द सिस्टम. वैक्सीन जब आई थी तो लोगों ने कहा कि इट्स नॉट सेफ, इसको लगवाना सेफ नहीं है. एक हद तक आई थिंक दे वर राइट, क्योंकि वैक्सीन टेक ईयर्स टू डेवलप, क्योंकि उसका साइड इफेक्ट्स पे टेस्ट होता है, देन यू डू टेस्ट के अलग राउंड्स भी होते हैं. तो प्रॉपर रिसर्च इस पे हुआ कि नहीं हुआ? अगर हुआ तो व्हाई डू वी से कि अ प्रॉपर वैक्सीन टेक ईयर्स टू मेक? हमें लगता है कि जो ये वैक्सीन आ गई जल्दी से 1 या 2 साल में और इसकी ज़्यादा टेस्टिंग नहीं हुई, ऐसा नहीं है. तो इसकी जो रिसर्च है वो तो पिछले 10 से 12 साल से चल रही है. यानी वैक्सीन के जो नॉट फॉर कोविड, लेकिन जो वैक्सीन टेक्नोलॉजी एज सच इन दिस पर्टिकुलर एरिया. तो जैसे हम mRNA वैक्सीन की बात करें तो mRNA वैक्सीन आ तो 1-1.5 साल में गई, लेकिन जो उसकी टेक्नोलॉजी है उस पर पिछले 10 से 12 साल 15 साल से काम चल रहा था. तो और उसकी वजह से जैसे ही हमें पता लगा कि एक नया वायरस आया है तो उसका जल्दी से सीक्वेंसिंग करके दे दी साइंटिस्ट. सीक्वेंसिंग मतलब उसका जो जेनेटिक मटेरियल है उसके वायरस के अंदर, उसका जल्दी से उसको पूरा सीक्वेंस पता चल गया. उसके बेसिस पे जो उसके सरफेस पे जो स्पाइक प्रोटीन्स होते हैं, उस स्पाइक प्रोटीन के अगेंस्ट जो mRNA था, तो वो वाली टेक्नोलॉजी वाज ऑलरेडी इन द रिसर्च फील्ड कि आप किसी प्रोटीन या प्रोटीन का जो इन्फेक्टिव मॉलिक्यूल एपिटोप, तो उसका आप जल्दी से mRNA बना सकते हो. तो उस स्टेज तक हम बहुत जल्दी आ चुके थे. तो नेक्स्ट स्टेज थी कि कोविड जो वायरस है उसका जो स्पाइक प्रोटीन जो कि हमारे जैसे नाक में या गले में जो हमारे रिसेप्टर से चिपक के जो बॉडी में अंदर जाता है, तो दैट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटीन पार्ट ऑन द सरफेस ऑफ द वायरस. तो उसका mRNA बहुत जल्दी से बन सका क्योंकि वो टेक्नोलॉजी पिछले 8-10 साल से थी टू मेक एनी mRNA फ्रॉम दैट पर्टिकुलर काइंड ऑफ एपिटोप और इन्फेक्टिव पोर्शन ऑफ ए प्रोटीन और एन एंटीजन. तो वो काफ़ी जल्दी से बना और उसका स्केल अप काफ़ी ये साइंटिस्ट लोगों को और जो जिस हिसाब से कंपनीज ने उसमें इन्वेस्टमेंट किया टू सेव द पीपल. अब इसमें रोल आता है पॉलिसी मेकर्स का और जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ का. तो उसमें ये होता है कि व्हाट इज़ द बेस्ट अप्रोच कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा पाएँ और यानी जो रिस्क फैक्टर को कम से कम कर सकें. तो इसमें ये वाली अप्रोच ली गई कि यदि कोई चीज़ नॉर्मल समय में यदि 100% सेफ होकर यदि हम उसको अप्रूवल देंगे, तो उसमें जैसे प्रेग्नेंट वुमेन हो गई या छोटे बच्चे हो गए, इस केस में क्या है कि चलो आप ये कोशिश करो कि जो सबसे ज़्यादा एडल्ट और हेल्दी लोग हैं, चलो वहीं से शुरू करो. तो जिस दिन वैक्सीन के जो टेस्ट होते हैं आपके जो भी टॉक्सिसिटी टेस्ट है, तो जो एडल्ट और सबसे हेल्दी लोगों में जितने बेस्ट रिजल्ट आए, तो दैट इज स्टार्टेड रिलीजिंग द बैच फॉर दोज. तो आप भी देखेंगे कि जो ट्रेंड था वैक्सीन देने का, तो छोटे बच्चों को या उनको सबसे पहले नहीं दी गई, सबसे पहले एडल्ट लोगों को दी गई, एडल्ट और हेल्दी लोगों को, कि जिससे कि कम से कम साइड इफेक्ट हो. और सेम टाइम वी बॉट द टाइम टू डू द सेम रिसर्च इन द बैकग्राउंड कि जिसमें कि हमें छोटे बच्चों के रिजल्ट आ जाए, जिसमें कि हमें प्रेग्नेंट वुमेन को दे सकते हैं नहीं उसके रिजल्ट्स आ जाए.
और साइड इफ़ेक्ट्स वाला यदि आप इसमें अगेन वो रिस्क बेनिफिट रेशो का फैक्टर काफ़ी बड़े लेवल पे डिफरेंट गवर्नमेंट और रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ ने देखा कि जो बेनिफिट का रेशो था वो काफ़ी बड़ा वॉल्यूम का था इन कंपेरिजन टू रिस्क। हाँ, तो इस वजह से भी शायद बहुत जल्दी वैक्सीन को मार्केट में लाकर और लोगों को देना शुरू किया। और इसमें आप मैं एक चीज़ राइट करूँगा कि बहुत आप इंटरेस्टिंग फैक्ट देखेंगे कि कितना भी आप वैक्सीन के अगेंस्ट बोल लो या वैक्सीन हेजिटेंसी रखो, लेकिन आज भारत में आप मुझे बता दो पिछले 4-5 साल में किसी ने चेचक, जो बड़ी माता हमारे यहाँ बोलते हैं, किसी ने वो होती देखी है? या पोलियो, पहले यदि आप अपने पेरेंट्स से या किसी से पूछेंगे तो हर कॉलोनी में घर में आपको पोलियोग्रस्त लोग दिख जाते थे, लेकिन यंग जनरेशन से आप पूछ के देखो उनको, उन्होंने केवल पोलियो वाले लोग या जिनको पोलियो हुआ है केवल पिक्चर्स में देखे होंगे। तो उसका बहुत बड़ा रीज़न है, एक बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम चलाए गए थे भारत में जो कि चेचक की वैक्सीन और पोलियो की वैक्सीन के अगेंस्ट। तो वो दैट लेड टू इरेडिकेशन ऑफ दीज डिजीजेस फ्रॉम इंडिया एंड फ्रॉम द वर्ल्ड। तो यदि आप उस तरह से सोचेंगे तो ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है, क्योंकि आज हम आपको छोटे से नैरो विंडो में हम बैठ के सोचेंगे कि अरे ये तो कुछ नहीं होता, वैक्सीन से कुछ नहीं होगा। लेकिन आप यदि खुद ही इफ़ यू गो बैक इन द टाइम तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि अभी पोलियो क्यों नहीं होता, या कि छोटे बच्चे को होते ही वो उसको ड्रॉप दे देते हैं। हाँ, और हम सबके पुराने लोग, आप जितने पुराने लोग देखेंगे उनकी सबकी वहाँ पर है ना, सबके मार्क हैं, वो आपका BCG का होता है, टीबी वैक्सीन का। हाँ, देयर वाज अ वेरी फेमस साइड इफेक्ट कोविड का, आई थिंक आपने सुना, इम्पोर्टेंसी से लिंक किया गया था इसको। वाज इट हॉक्स और इसके कुछ केसेस मिले थे सही में? ना मुझे तो ये नहीं हॉक्स ही लगता है, ये हॉक्स ही है कि, और ये भी एक बात होती है ना कि लोगों को क्या सुनने में मज़ा आ रहा है और किस बात में उनको रिलाई करने में ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो मुझको काफ़ी हद तक लगता है कि ये भी एक रीज़न है कि हमारे समाज में साइंटिफिक माइंडसेट डेवलप होना चाहिए कि कोई भी बात जो डायरेक्टली कह दी जाए एटलीस्ट चेक फ्रॉम 2 सोर्सेज, कि 2 रिलायबल सोर्सेज। कि यदि चलो मेरे को भी कोई आके बोलता है कि जैसे मैं लिटरली बोल रहा हूँ कि आई एम इन दिस फील्ड, मैं इतने सालों की रिसर्च भी की है, तो यू आर द फर्स्ट पर्सन टू टेलिंग मी कि कोविड वैक्सीन लेड टू इम्पोर्टेंसी। हाँ, तो यानी आप तक वो इंफॉर्मेशन बहुत रेगुलरली आई, लेकिन मेरे जो सर्किल में या ये इंफॉर्मेशन यानी इस लेवल की मिस कम्युनिकेशन या मिस इन्फॉर्मेशन है सोसाइटी में कि यानी मुझे तो पता ही नहीं कि इस तरह की बातें भी चल रही हैं। तो थोड़ा स्विच करते हैं एनवायरनमेंट को। डज स्पेस साइंस फैसिनेट्स यू? स्पेस तो हमेशा ह्यूमन सिविलाइजेशन को हमेशा फैसिनेट किया है, तो मैं अपने आप को अलग नहीं कर सकता स्पेस से। आपका ह्यूमन सिविलाइजेशन का ही पार्ट है कि स्पेस इज ऑलवेज हैज़ बीन वेरी फैसिनेटिंग। तो काफ़ी ज़्यादा उसमें इंटरेस्टिंग है, और सेम टाइम जो हमने ग्रोथ की है स्पेस साइंस में, कि काफ़ी लोग बोलते हैं कि ये क्यों आप बाहर भेज रहे हो, इतना गरीब देश हो के भी। भारत अभी तो नहीं है, यानी पहले जो डेवलप्ड कंट्रीज यदि बोलना चाहे टू क्रिटिसाइज इंडिया, लेकिन ऐसा नहीं है, भारत आपकी उन्नति के पथ पर है। लेकिन जो भारत ने जब इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया था स्पेस साइंस या इसरो जब बनाया था, उस समय भारत सही में डेवलपिंग कंट्री था, कि जहाँ पर कि इस तरह के इन्वेस्टमेंट को आप जस्टिफाई नहीं कर सकते कि अभी भाई लोग काफ़ी सारे पॉवर्टी में हैं, काफ़ी लोग बीमार हैं, फिर भी आप स्पेस साइंस में क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन उसका रिजल्ट हमें आज दिख रहा है 20 से 30 साल बाद। तो यही चीज़ साइंस में परसिस्टेंस चाहिए, कि भारत का पूरी दुनिया में नाम हो रहा है कि साहब उन्होंने चंद्रमा पे वो भी आपका पोल के ऊपर आपका मून लैंडर को उतारा। तो ये तो स्पेस एक तो सेकंड थिंग, हमारा उद्गम कैसे हुआ, कि जीवन कहाँ से आया पृथ्वी पर। तो काफ़ी सारे इन चीज़ों का जवाब कहीं ना कहीं स्पेस में छुपा है। तो एक थ्योरी ये भी बोलती है कि जो धरती पर पहली जो लाइफ आई वो स्पेस में किसी कॉमेट के रूप में आई, कॉमेट या कोई उल्का पिंड जो धरती पर गिरा। वन ऑफ द थियरी। तो अभी तक तो अभी इस डायरेक्शन में काम ही चल रहा है। तो अभी तक जो मोस्ट एक्सेप्टेड थियरी है वो थियरी ऑफ एवोल्यूशन है, कि हम इवॉल्व हुए धीरे धीरे, लेकिन फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ कैसे बनी या फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ कैसे आई, तो उसमें डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट अपने अपने ओपिनियन दिए हैं। तो उसमें एक जो थियरी है ये बोलती है कि द लाइफ केम ऑन द अर्थ विद सम ऑफ द एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बॉडी।
तो उसी के प्रयास में यदि आप देखेंगे, यदि आप थोड़ा और डिटेल में यदि स्टडी करेंगे कि जो भी मून की जो सैंड है या मार्स की जो सैंड लेके आते हैं, तो उसमें जो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो ये देखने की कोशिश करते हैं कि इसमें अमाइनो एसिड है कि नहीं, अमाइनो एसिड या डीएनए या आरएनए के कंपोनेंट है कि नहीं, क्योंकि दीज आर द मेन इनिशियल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मेकिंग लाइफ, लाइक प्रोटीन, अमाइनो एसिड लीड टू मेक प्रोटीन्स, और डिफरेंट न्यूक्लियोबेसिस दे लीड टू मेक डीएनए और आरएनए। हाँ, तो ये तो वो एक फैसिनेटिंग फैक्टर है। सेम टाइम काफ़ी हद तक जो स्पेस प्रोग्राम है दैट इज़ आल्सो लिंक्ड विद डिस्कवरी ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ प्रीशियस मेटल्स, तो उसका भी कुछ रोल है जो स्पेस को लेकर डेवलप्ड कंट्रीज में जो रेस लगी हुई है। हाँ, तो वो भी कुछ हद तक दैट फैक्टर इज़ देयर। लेकिन अभी जो कॉस्ट है टू गो टू सम एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल बॉडी or Mars or somewhere else and find out some precious metal and bring it back to Earth, तो अभी वो शायद 1000 या 10,000 गुना ज़्यादा है जो एक्चुअल कॉस्ट है अभी धरती पर। लेकिन धीरे धीरे यदि ये एक्सप्लोरेशन होता है तो काफ़ी ये भी एक एरिया है कि जहाँ पर कि काफ़ी सारे देश सोचते हैं कि स्पेस इज़ फैसिनेटिंग। एंड अनदर फैक्टर इज द स्पेस ट्रेवल। और मुझे क्या लगता है कि चलो मैं तो थोड़ा बड़ा हूँ, थोड़ा सीनियर हूँ, लेकिन भाई आप लोग ये यंग लोग हैं, तो मुझे लगता है कि आप अपने लाइफ टाइम में, और भगवान से मैं दुआ करता हूँ कि आप लोग, तो मुझे लगता है कि स्पेस ट्रेवल कर पाएंगे। इट्स हॉरिफाइंग, मतलब इट्स एक्साइटिंग एट द सेम पॉइंट। डर लगता है सोच के ना कि मैं उधर चला गया तो इफ आई नीड हेल्प मैं कहाँ हाथ पैर मारूँ। इट्स एक्साइटिंग बट इट्स हॉरिफाइंग एज वेल। सो दिस इज ऑलवेज एक्साइटिंग आई थिंक। तो इसीलिए आप देखेंगे ना जितने भी स्पेस एक्स के एक्सपेरिमेंट हैं, तो वो एक सक्सेसफुल रॉकेट भेजने से पहले वो 20 रॉकेट को ऑटोमेटिकली ही उसको ब्लास्ट करते हैं और डिफरेंट उसमें इश्यूज जनरेट करते हैं, फिर देखते हैं कि क्या हुआ। तो उनका जो एक सक्सेसफुल फ्लाइट के पीछे उनके 15 से 20 बाय देमसेल्फ दे डिटोनेट द रॉकेट। तो वो इसीलिए कि आपकी सेफ्टी को पूरी प्रेफरेंस दी जा सके, ह्यूमन सेफ्टी को। हाँ, ये आप बहुत, यू नीड नॉट टू गो बैक लाइक इवन 30, 40, 50 साल पहले आप जो एयरलाइन ट्रेवल है बस उसी को सोच लो। पहले लोग कैसे सोचते थे और नाउ भी हम कितना कंफर्टेबल ट्रेवल करते हैं, बिकॉज टाइम इज मनी। तो हर जो प्रयास ह्यूमन सिविलाइजेशन का है वो है टाइम बचाने का। जब आप टाइम बचा रहे हो तो सेम टाइम आप पैसा बचा रहे हो, और उस पैसे को फिर आप समाज के डेवलपमेंट में यूज करते हो। तो यदि कोई आदमी बोलता है ना कि इज लिविंग सो लेविशली और इस तरह की चीज़ों में ये क्यों इन्वेस्ट कर रहा है, तो अल्टीमेटली कोई भी समझदार बिलियनियर वो टाइम बचाकर उस पैसे को अपने इंडस्ट्री, अपने उनका एंटरप्रेन्योरशिप या जो भी उसका जॉब या भी इनकी इंडस्ट्री है उसमें इन्वेस्ट करके दे विल क्रिएट मोर जॉब्स। Very fascinating question for youth. Do you believe in aliens? If yes, support it with the science. मुझे क्या लगता है यदि मेरी वाइफ बिना नहाए मेरे सामने आ जाती है तो दैट डे आई बिलीव कि एलियंस होते हैं। हाँ, लेकिन जोक्स अपार्ट, हाँ, लेकिन अगेन वो बीइंग ए साइंटिस्ट आई विल ओनली बिलीव ऑन द थिंग्स विद द एविडेंस। यदि एविडेंस है और समथिंग इज रिपीटेबल, एलियन तो नहीं बोलूँगा, लेकिन ये इसकी एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि देयर इज अनदर सिविलाइजेशन माइट एग्जिस्ट इन द यूनिवर्स। तो जो काफ़ी सारे स्पेस एक्सप्लोरेशन जो प्रोजेक्ट्स हैं वो धरती जैसी कंडीशंस जिन ग्रहों पर है वो देखने की कोशिश करते हैं कि दैट माइट लीड सम अदर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म और एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल पीपल और लिविंग सिस्टम समवेयर इन द यूनिवर्स। तो हम इसको पूरा डिसरिगार्ड नहीं कर सकते हैं इस आइडिया को कि एलियंस है या नहीं, लेकिन अभी तक की जो रिसर्च है, नोन रिसर्च, लाइक काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं या मिथ बस्टर्स हैं, या काफ़ी बना आप नेटफ्लिक्स पर भी या यूट्यूब में भी काफ़ी सारी डॉक्यूमेंट्रीज आप पालेंगे कि वो एलियंस पड़ा हुआ है ज़मीन पर और वो अमेरिकन्स ने उसको पकड़ लिया, या उस तरह की कहानियाँ आपको मिलेंगी काफ़ी। लेकिन वो साइंस में कोई भी इंफॉर्मेशन जब तक कोई दूसरा आदमी उसको रिपीट नहीं कर ले और वो ओपन सिस्टम में नहीं है वो इन्फॉर्मेशन, तब तक वो रिलायबल या एक्सेप्टेबल नहीं मानी जाती। तो उस बेसिस पे मुझे लगता है कि एलियंस डोंट एग्जिस्ट, या यदि हैं और फ्रेंडली हैं तो बहुत अच्छा है, और या अगर फ्रेंडली नहीं है तो फ्रेंडली है तो अगेन वही जैसे
सेम लाइक जैसे अब कोविड का एग्जांपल लीजिए, कोविड का जो नया वायरस का स्ट्रेन आया, सो जस्ट कंसिडर इट लाइक एन एलियन। तो एक हमारे लिए नया था, एकदम से आ गया, हम तैयार नहीं थे, एंड देयर वाज अ हैवॉक ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। तो इट्स सेम विद द एलियंस। तो कहीं ना कहीं इस दुनिया में किन्हीं जो रिच गवर्नमेंट्स है, जो रिच कंट्री है, दे मस्ट बी पुटिंग सम मनी असाइड टू हैव सम पॉलिसी डिस्कशंस, इफ दिस सिचुएशन हैपन्स व्हाट वी विल डू। हाँ, प्रिपेयर फॉर द नॉट इवन वॉर, लाइक यदि हमारा इंटरेक्शन होता है बाहर के वर्ल्ड से, तो हम कैसे उसको फेस करेंगे। यदि हम जैसे जहाज भेज रहे हैं, हम पूरे वर्ल्ड में जा रहे हैं, स्पेस में जा रहे हैं कि देखने के लिए कि कोई दूसरी दुनिया है या नहीं, तो एक दूसरा थॉट ये है कि क्या पता कि जो दूसरी दुनिया के लोग हैं, क्या पता कि वो हमें ढूंढ रहे हो, और वो पता नहीं कब हम एक दूसरे के सामने आए, वो किस फॉर्म में होंगे, किस रूप में होंगे, हमें नहीं पता। लेकिन बहुत हद तक अभी तक तो ये कहानियाँ ही हैं। कोई मेरे जैसा अगर उसको और जानना है, टू नो मोर अबाउट वंडर्स ऑफ साइंस, और उसके बारे में पढ़ना है, तो कोई बुक या कोई स्पेसिफिक वेबसाइट यू कैन एडवाइस? तो एक वेबसाइट है nobelprize.org। तो उस वेबसाइट पे आप जाइए, तो उसमें आपके हाईली टेक्निकल इन्फॉर्मेशन भी है, और उसका फिर बेसिक साइंस का इन्फॉर्मेशन भी है कि ये रिसर्च कैसे शुरू हुई, उसके रेलेवेंट रिसर्च पेपर्स क्या हैं। इन जो 2 साइंटिस्ट को इस साल जिनको नोबेल प्राइज़ मिला है फॉर कोविड-19 वैक्सीन, mRNA वैक्सीन, उन्होंने अपनी रिसर्च कैसे की, और आपको पिछले 100 साल का रिकॉर्ड मिल जाएगा कि डिफरेंट लोगों को जो नोबेल प्राइज़ दिए जाते हैं, क्यों दिए जाते हैं, उसके पीछे की रिसर्च क्या है। फिर आप और ज़्यादा उसमें जितना आप उस वेबसाइट पे जाएंगे, तो आपको और मोटिवेट करेगी कि और जानने के लिए, और उसके बारे में मालूम करने के लिए। हाँ, तो उसमें इंटरव्यूज हैं उन साइंटिस्ट के, उनकी छोटी छोटी क्लिप्स हैं। हाँ, तो ये मैं काफ़ी लोगों को रिकमेंड करता हूँ। मोस्टली ऐसे समझिए थी कोई 12th क्लास के आसपास हो, 12th या 16, 17, 18 साल की एज से यदि आप इस तरह की चीज़ों के टच में आते हैं, तो आप यू स्टार्ट गेटिंग फैसिनेटेड अबाउट ऑल दोज डिस्कवरीज। हाँ, ये है। और एक भारत में पता नहीं अभी आ रही होंगी कि नहीं, जब हम छोटे थे तो एक विज्ञान प्रगति करके एक मैगजीन आती थी, तो वो हम काफ़ी पढ़ते थे, और वो काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में और हिंदी में जो साइंस की जो डिस्कवरीज है और विद रेफरेंसेस, वो काफ़ी अच्छे रूप में बताते थे। तो विज्ञान प्रगति यदि अभी भी आ रही है, तो मैं तो बोलता हूँ उसको सब्सक्राइब कीजिए और देखिए। यदि लाइब्रेरी में कहीं जाकर मिलती है, तो पुराने एडिशंस भी अच्छे हैं, काफ़ी अच्छे हैं समझने के हिसाब से। 2023 है, और ये जेन जी की जनरेशन है, तो वो सिर्फ उस जो हाथ में है फ़ोन, उसी से पढ़ना पसंद करते हैं, पढ़ते भी हैं। तो हाँ, दैट वेबसाइट यू कैन चेक फॉर श्योर, nobelprize.org। .org। बिफोर वी एंड द पॉडकास्ट, ऐसी कोई चीज़ जो आपने साइंस से सीखी और उसको ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट कर रहे हो, तो और भी यूज़ कर सकते हैं, सीख सकते हैं? नहीं, देखिए, सीखना तो ज़िंदगी का पार्ट है, और हम सभी लोग एक दूसरे से सीखते हैं। लेकिन यदि साइंस से स्पेशली जो मेरे अंदर जो सबसे बड़ा बदलाव आया, तो आपके सोचने समझने की जो आपका नज़रिया है चीज़ों के प्रति, वो थोड़ा बदल जाता है। कि आप कोई भी बात को, जो मैंने पॉडकास्ट के शुरू में भी बोला, किसी भी बात को आप एकदम से बिलीव नहीं करेंगे, या फिर एक थोड़ा थॉट देंगे कि चलो सोच के तो देखते हैं कि क्या पता कि ये सही नहीं हो। कि यदि समवन इज टेलिंग समथिंग, कि ये नहीं कि हर बात में मज़ा आ रहा है इसलिए हम सुन रहे हैं, इसलिए एक्सेप्ट कर रहे हैं, कि क्या पता उसकी दूसरी साइड भी तो हो सकती है। तो उस तरह का एक एटीट्यूड डेवलप हुआ। एक सेकंड, टू डेवलप द एटीट्यूड ऑफ एक्सेप्टिंग फेलियर्स एज ए पॉजिटिव वे। कि जैसे जो एक बल्ब बना, तो बल्ब जलने का तो एक ही सही रास्ता था, लेकिन वहाँ पर 700, 800, 1000 तरीके थे कि जिस तरीके से बल्ब नहीं चला। लेकिन वो भी एक नॉलेज है। यदि आप किसी साइंटिस्ट से पूछेंगे कि भाई तुम्हें कितने, मतलब कि मुझे एक तरीका पता है कि जिससे बल्ब जलता है, लेकिन मुझे 700, 800, 1000 तरीके भी वो पता है कि जिससे बल्ब नहीं जलता है, तो वो हेल्प कर सकते हैं किसी दूसरे को टाइम वेस्ट नहीं करने के लिए। तो उसने काफ़ी हद तक मुझे सिखाया कि भाई फेलियर्स आर द पार्ट ऑफ लाइफ, और उनको एक्सेप्ट करना और उसमें पॉजिटिविटी ढूंढना। तो वो काफ़ी हद तक, और ऑन ए पर्सनल नोट, साइंस का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि ड्यूरिंग PhD मुझे मेरी वाइफ मिली, जो कि वो भी साइंटिस्ट है। तो मे बी सेम थॉट्स आल्सो। पर्सनल बेनिफिट आप सब नहीं ले सकते वो फ़ायदा, बट पहली बात है आपके लिए काम की भी थी। ओके। क्योंकि
आपने सही कहा फेलियर्स, क्योंकि आजकल क्या लोग ट्राई कर ही नहीं रहे। लेजी तो शायद इंसान पहले भी था, जब से फ़ोन आया है, टेक्नोलॉजी आई है, इतने सारे सर्विसेज आ गई हैं, घर पे खाना आ रहा है, घर पे ग्रोसरी आ रही है, लोग लेजी हो रहे हैं और ट्राई करना चाहते नहीं किसी भी चीज़ के लिए। मेरा इसमें एडिशन यही है कि कोई चीज़ ना करने से अच्छा है कुछ करके गलतियाँ करना इज़ बेटर। यू लर्न इन द प्रोसेस एंड यू ग्रो इन द प्रोसेस। नहीं, बिल्कुल सही बात बोली आपने दुष्यंत, क्योंकि अभी अपॉर्चुनिटीज बहुत है। जब हम लोग भारत में पढ़ रहे थे, डेवलप हो रहे थे, वहाँ पर उस समय पे डॉक्टर, इंजीनियर और उसके बाद सिविल सर्वेंट और उसके बाद कुछ नहीं, ये वाली कंडीशन है। लेकिन अभी यंग जनरेशन के पास मैं देखता हूँ कि यानी ऑप्शंस की भरमार है। तो आपको रिस्क इस समय तो और ज़्यादा लेने चाहिए, यानी बी मोर एंटरप्रेन्योर, कि नई नई चीज़ें ट्राई करो। और अब काफ़ी कम समय में अब काफ़ी कुछ अचीव कर रहे हो। और जो ब्लॉक ऑफ जो इन्फॉर्मेशन ब्लॉक थी हम लोगों के साथ, तो चैलेंज ये था कि मैं राजस्थान जयपुर में जब मैं था, तो जो सीनियर या जो काफ़ी एडवांस लेवल की बुक्स थी वो हमें जयपुर में मिलती नहीं थी, वो हम दिल्ली से जाके लाते थे। अभी एवरीथिंग इज इन योर पाम, कि आप बस उसको स्क्रॉल करो, यू कैन गेट एवरीथिंग इन। तो उसको यूटिलाइज करो, वो जो टाइम बचा है उसको यूज इट टू टेक द रिस्क, कैलकुलेटिव रिस्क। हाँ, और एक और बात मैं हमेशा काफ़ी यंग जनरेशन को या इवन योर लाइफ लॉन्ग लेसन के हिसाब से भी काफ़ी लोगों को बोलता हूँ कि दैट आई फॉलो 3 रूल्स इन माई लाइफ, कि नेवर कंपेयर योर सेल्फ विद एनीवन, कि हर कोई यूनिक है, हर कोई भगवान को हर किसी को यूनिक कैपेबिलिटी के साथ बना कर भेजा है। कोई आदमी पेड़ पर जल्दी चढ़ सकता है, तो क्या पता कि आप पानी में तेज़ तैर सकते हो। यदि आप जिंदगी भर यही सोचोगे ना कि अरे यार वो तो पेड़ पे जल्दी चढ़ता है और आपकी कैपेबिलिटी है तैरने की, तो आप हमेशा डिप्रेशन में रहोगे। तो नेवर कंपेयर योरसेल्फ विद एनीवन। एक सेकंड चीज़ मैं तो फॉलो करता हूँ कि नेवर एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम एनीवन, कि जो आपको मिलना होगा आपकी कैपेबिलिटी के हिसाब से और आपने जो मेहनत की है आपको मिलेगा ही। लेकिन किसी से ये एक्सपेक्टेशन के साथ काम मत करो, यानी काम करते जाओ, जैसे जो पुराने ज़माने में भी कहा है कि बस काम करे जाओ, फल की इच्छा मत करो। हमारी गीता में भी यही कहा गया है। और तीसरा रूल, आई थिंक बीइंग साइंटिस्ट, मुझे ये थोड़ा ज़्यादा रेलेवेंट लगता है मेरे साथ, कि जब भी ज़िंदगी में आपको मौका आता है कि जहाँ आपको लक्ष्मी और सरस्वती में से किसको चूज़ करना है, तो लक्ष्मी मतलब पैसा, सरस्वती मतलब ज्ञान, तो हमेशा सरस्वती को चूज़ करो, क्योंकि लक्ष्मी हमेशा सरस्वती को फॉलो करती है। तो इसको यदि हम प्रैक्टिकल लाइफ में समझें, कि आप समझिए कि 21 साल की एज में आपको इस जॉब का ऑफ़र आया, एक बहुत आगे ग्रोथ देने वाली कंपनी का, लेकिन सैलरी कम है। लेकिन उसी एक जॉब का ऑफ़र आया कि बहुत ज़्यादा सैलरी दे रहे हैं शुरू में, लेकिन ग्रोथ के प्रॉस्पेक्ट बहुत कम है और वो लोग आपको ट्रेनिंग में भी इन्वेस्ट नहीं कर रहे आपकी। तो मैं ये बोलूँगा कि आप सरस्वती की तरफ जाओ, जहाँ पर आपको ज्ञान मिले, यहाँ पे ग्रोथ के प्रॉस्पेक्ट ज़्यादा हो, चाहे सैलरी कम हो, लेकिन लॉन्ग रन में आपको यू विल फाइंड आउट कि वो सारा का सारा चीज़ कम्स बैक विद इंटरेस्ट मल्टीपल टाइम्स मोर। हाँ, तो मेरे ये 3 प्रिंसिपल रहे हैं कि ऑलवेज नेवर कंपेयर योरसेल्फ विद एनीवन, नेवर एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम एनीवन, और जब भी मौका आए लक्ष्मी या सरस्वती को चूज करने का, ऑलवेज चूज सरस्वती या ज्ञान। टाइम टू एंड द नेवर एंडिंग कन्वर्सेशन। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत कुछ हम डिस्कस किया, हमने साइंस से लेकर लाइफ लेसन तक डिस्कस कर लिया इस पॉडकास्ट में। आई थिंक आप सब लोग इसको आखिर तक देखा होगा आपने। मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू दिस, कमेंट मोर क्वेश्चंस, वी विल सिट अगेन एंड डिस्कस मोर साइंस एस्पेक्ट्स। आई थिंक आप भी चाहेंगे हम बातें करें फ्यूचर में। प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, एंड थैंक यू सो मच हवेश फॉर टाइम आने के लिए, मेरे से बात करने के लिए, इतनी सारी चीज़ें बताने के लिए। साइंस, आई थिंक साइंस इज द मोस्ट अनटच्ड टॉपिक अब तक मेरे पॉडकास्ट का। मेरा पहला एपिसोड है। No, thanks, Dushyanth for having me on your podcast. All the best.